अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा। मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। वो इस्तीफे जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। इमरान खान, हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। पीडीएम बन के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने निकला। हाल और फरसाने हाल दोनों ही कोई नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ट्रैक 2 की बातें कुछ होने से पहले ही डी ट्रैक होती नजर आ रही हैं। मुज़ाकरात के लिए 2 रोज़ से बहुत शोर था, लेकिन पीएमएलएन के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी ने ऐसे किसी भी इम्कान को रद्द कर दिया है। और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल डायलॉग के किसी भी इम्कान को एनआरओ नहीं दूंगा मंत्रा के साथ ऐसा जोड़ा है कि किसी भी किस्म की बातचीत शुरू होने से पहले ही ये तासुर बन चुका होता है कि अगर मुज़ाकरात हुए तो इसका मतलब यही होगा कि डील हो रही है। जबकि जब हम देखते हैं कि अगर जब पोजीशंस इतनी एक्सट्रीम है तो फिर बर्फ़ कैसे पिघलेगी, ये एक सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि अपोजिशन अगर मुज़ाकरात नहीं चाहती तो क्या चाहती है? धरने और इस्तीफे कोई असर दिखाते नज़र नहीं आ रहे। फिर भी क्या वजह है कि मुज़ाकरात के मामले पर इससे पहले कि पीडीएम कोई मुश्तरका फैसला दे, मरियम नवाज साहिबा एक हार्ड पोजीशन लेकर कह देती हैं कि फैसला पीडीएम करेगी। क्या 3 शख्सियात यानी नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज हालात को बंद गली की तरफ नहीं लेकर जा रहे? इस पॉइंट पर आज अपने प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें नैयर बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो प्रोड्यूसर, पहले ज़रा मरियम साहिबा क्या कहती हैं ज़रा वो सुनवा दीजिए, फिर आगे चलती हूँ। मियाँ साहब ने एक बहुत अटल फैसला कर लिया है और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है और पीडीएम में शामिल सारी जमातें इस चीज़ पे क्लियर हैं। कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं हो और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। जो लोग इस चीज़ से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे एमपीएज हैं उसमें से 159 इस्तीफ़े मुझे मौसूल हो गए और एक इस्तीफ़ा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे हैं। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। मलिक साहब, आपसे शुरू करती हूँ। लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, ये तो लगता है आहिस्ता आहिस्ता इस गुब्बारे में से हवा निकलती जा रही है, क्योंकि अगर आपकी अपनी पीडीएम का प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो उस पर पहले ज़िमनी इलेक्शन के मामले पर जो है वो हमें नज़र आया कि एक डिवाइड थी। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही थी, आप कुछ और कह रहे थे। उसके बाद अब धरने के मामले पे हमें नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, आप इस वक्त जो है वो कुछ और कह रहे हैं। तो अगर एक रेकन्सिलिएशन का जो रास्ता है वो नज़र आ रहा है, तो क्या वजह है कि आप इसको इख्तियार नहीं करना चाहते और आप करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त बेशक इस वक्त सामने आकर कोई ये बात ना करे, लेकिन लोग मरियम नवाज साहिबा के जो लेफ्ट राइट भी खड़े हैं वो भी पसे पर्दा ये बातें करते हैं कि जी हम बंद गली में जा रहे हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। वो भी चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। तो क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक है तो उस पर तो पहले दिन से पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि जब एपीसी कन्वीन हुई थी, जब पीडीएम की फॉर्मेशन हुई है, तो उस वक़्त ये बात उन नकात में शामिल थी कि वक्त पड़ने पर मुनासिब वक्त पे ये इस्तीफे दे दिए जाएंगे। और फैसला ये हुआ था ये पीडीएम के सरबराही इजलास में कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने अरकान असेंबली से इस्तीफे लेंगी और वो लीडरशिप को मिलेंगे जो मेंबर हैं रिस्पेक्टिव असेंबलीज के, वो अपने पार्लिमानी लीडर्स को वो इस्तीफे देंगे। और जब पीडीएम मुत्तफिका तौर पे ये फैसला करेगी कि ये इस्तीफे अब रिस्पेक्टिव स्पीकर्स के पास जाने चाहिए तो तब चले जाएंगे। तो ये तो बड़ी क्लियर बात थी। फिर उसको एक ट्विस्ट आया, वो प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट से आया। फिर उसके बाद एज यूजुअल ये तरीके इंसाफ के जितने भी लोग आते हैं वो आके फिर उसको कि जी इस्तीफे। आज मैं टॉक शो पे था तो फैसल वाउडा कह रहे थे कि जी हमारे मुंह पे मारें तो हम देख लेंगे।
तो इस तरह की बात थी। तो ये तो चलती रहती है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं जो करते हैं, लेकिन एक असूली पोजीशन पीडीएम की ये थी कि ये इस्तीफे अपनी अपनी पार्लिमानी लीडरशिप को दिए जाएंगे और जब पीडीएम मुत्तफिका तौर पे फैसला करेगी ये दे दिए जाएंगे। दूसरी बात आ गई कि ये एक एजिटेशन वर्सेस डायलॉग वाली बात जो आपने की है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है और दो राय भी नहीं है इसमें कि जो भी फैसला होगा वो इस मामले में वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पे होगा। और इसमें कल जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की मीटिंग के बाद ये सारी इसकी बाज़गश्त हमने सुनी, तो वो उस पर कोई ऑफिशियल पोजीशन शहबाज साहब की तरफ से तो सामने नहीं आई। वो तो एक इंटरेक्शन थी, दुरानी साहब उस मुलाकात के लिए गए और बाद में उन्होंने अपने तय आके एक स्टेटमेंट दे दी। तो उस स्टेटमेंट से सारी बहस खुली, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस वक्त जो है वो ऑफिशियली इसको किसी ने इंडोर्स किया हो या कोई बात की हो। अब ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने सियालकोट में पहले ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, तो मेरे नज़दीक इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की। जब ये चल रहे थे मामलात, जब ये ट्रायल चल रहा था नैब का, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की। तो वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग क्या हो सकता है जिसको मैं अभी तक इंटरप्रेट कर पाया हूँ? ठीक है, वो ये कतई तौर पे नहीं है कि आपने कोई इस हुकूमत के खात्मे के लिए कोई मुज़ाकरात करने और किसी नई हुकूमत के क़याम के लिए करने हैं। वो बेसिकली इस चीज़ की बात है कि आइन में दी गई हदूद का तयन जो है वो कोई ओवर स्टेप ना करे, कोई डिलीवरेंस का मॉडल ऐसा बने जिससे पब्लिक का कोई भला हो। जिसने जहाँ जहाँ गलत किया है वो बात सामने आए, तो वो उसकी डिफरेंट कॉनोटेशन है। वो कतई तौर पे इस पीडीएम की तहरीक के साथ वाबस्ता नहीं है बात। ठीक है, मैं ज़रा अली साहब की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि जब बात होती है कि मुत्तफ़िका राय हमें लाएअमल जो है वो नज़र आ रहा है, तो मुत्तफ़िका लाएअमल नहीं नज़र आ रहा। पीडीएम का कहा जाता है, पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, यहीं से सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले ऐलान कर देती है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे, फिर नून लीग भी कहती है हम ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे। फिर डायलॉग की अगर बात हो तो मरीम नवाज साहिबा पहले कह देती हैं, नवाज शरीफ साहब पहले कह देती हैं, अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नहीं आई चीज़, लेकिन एंड में एक जैसे डिस्क्लेमर होता है वो आ जाता है कि जो भी फैसला है वो पीडीएम ही करेगा। अपनी अपनी सारी जो हैं वो फैसले कर रहे हैं। बाई इलेक्शंस की तरफ से अभी तक मैंने मौलाना साहब से कुछ नहीं सुना कि क्या है, लेकिन आप दोनों की जमातें बाई इलेक्शन में बाकायदा जा रही हैं, और वो भी एक अपनी तरह एक अपनी नौयत का ही चीज़ होगी कि 12 को बाई इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद 31 तक आपने जो है वो डेडलाइन दी है, फिर इस्तीफों की बात हो रही है, तो वो उसमें फिर बातें जो हैं वो नए नए सवाल जन्म लेते हैं। मैं ज़रा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलती हूँ। खान साहब, अली साहब ये बताइए कि जब भी ये लगता है कि ऑपोजिशन को शायद अब जैसे मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो मिलकर आए हैं, तो और इस तरह की पहले भी जब भी मरहले आए हैं, तो इस तरह की जब भी पॉइंट आता है तो लगता यह है कि कहीं अगर लग रहा है कि ऑपोजिशन के साथ कोई डायलॉग या फॉर दैट मैटर कोई लेवरेज ऑपोजिशन को मिलने जा रही है, तो पीएम साहब उन तमाम ताकतों को जो शायद एक किरदार अदा कर रहे हों इस लेवरेजिंग में या इस डायलॉग में, उनको अपना वो रवायती बयान सुना देते हैं कि जी एनआरओ नहीं दूंगा। आज भी जो है वो इसी तरह का बयान आया और ये कहा जा रहा है कि इसको मंसूख किया जा रहा है जो दुरानी साहब की मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ परसों जो मुलाकात हुई है उससे मंसूख किया जा रहा है। योर कमेंट्स ऑन दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा और मलिक साहब को भी अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बात के जवाब के तनाजुर में मैं 2-3 बातें इसके साथ लिंक करना चाहूँगा। होपफुली आप अप्रिशिएट करेंगी कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। देखें, दिसंबर का महीना बड़ा अहम होता है, साल का एंड होता है, और दिस इज़ द टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक एंड टू थिंक कि हमने साल में क्या किया। सियासत अपनी जगह, लेकिन मैंने 16 दिसंबर 2020 को एक बात की जो 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2014 के हवाले से थी कि हम सियासत करें, सियासत एक इबादत है, आए सियासत करें लेकिन रियासत की कीमत पे नहीं। 16 दिसंबर का डेट बड़ा अहम है। साथ ही 25 दिसंबर को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की यौम विलादत, और कल जो है 27 है, आई थिंक कल 27 को बेनज़ीर भुट्टो साहबा का यौम शहादत है।
ये तीनों डेट्स को अगर आप देखें, इसमें बड़ी हिकमत है कि ये इसमें हमारे लिए सबक है। 16 दिसंबर क्यों हुआ? कुछ हमारी अपनी गलतियां, कुछ हमारा अजली जो दुश्मन है उसकी रेशा दबानियां। 25 दिसंबर कायद आज़म, तो हमें याद दिलाना चाहिए कि आज हम जिधर खड़े हैं, कहाँ कहाँ हमने उनके विजन से खिलाफ गए। मैं समझता हूँ 95% खिलाफ गए। बाकी ये जो बेनज़ीर साहिबा की शहादत है, मैं उस दिन इस्लामाबाद था, वालिद साहब को डॉक्टर के पास ले गया था जब उनकी शहादत की खबर आई, और वापस जब हम आ रहे थे वापस मर्दान बेशुमार लोग निकले, तो ये एक बड़ा सानिहा था। कौमी लीडर कौम का असासा होता है, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे वो बेनज़ीर साहिबा जब शहीद हुई, चाहे खान साहब हों। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इसको देखना होगा, जो आपने डायलॉग की बात की है, डायलॉग की बात, अपोजिशन कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे और हम भी कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। देखें, मुझे इसकी नहीं समझ आती, व्हाट डू वी रियली नीड बाय ग्रैंड नेशनल डायलॉग। देखें, मैं तो क्योंकि वकील हूं और पार्लियामेंट का छोटा सा एक मैं मिनिस्टर हूं, मैं तो बात को उस तनाज़ुर में देखता हूं कि हमारे पास जो सेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हम तब जाएं जब हमारा सेट प्लेटफॉर्म और सेट रूटीन्स मैकेनिज्म्स फेल हो जाएं, और जब आपने उनको यूज ही ना किया हो। क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, उस हवाले से मैं बात करूंगा। आपके पास एक पेशेंट आता है, आप सेट प्रोटोकॉल्स पहले फॉलो करती हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता, आप फिर आउट ऑफ द बॉक्स के लिए जाती हैं। सेट प्रोटोकॉल क्या है? देयर इज अ पार्लियामेंट जो इस वक्त आर्जी तौर पे बंद था कोरोना की वजह से, अभी रिक्विजिशन हुआ है, अपोजिशन के दोस्तों ने किया है सेनेट को। कौमी असम्बली हम शायद जल्द बुलाएं, मेरी खान साहब को रिक्वेस्ट है, उनको मैंने यही तजवीज देनी है कि हम इसको अब जल्द बुलाएं, क्योंकि कोरोना इज नॉट गोइंग सून, तो हम लिमिटेड उसके साथ उसको करें। अच्छा, अब डायलॉग क्या होगा? इस पे तो डायलॉग नहीं होना ना कि हम इनको कहें कि आप मेहरबानी फरमा के तहरीक ना करें और हमें हुकूमत करने दें। हमने तो ये बात कभी नहीं करनी। अच्छा, इन्होंने बजायर कभी ये बात नहीं करनी कि हमारे केसेस खत्म कर दें। हाँ, अंडर आर्म जो FATF में वो अपने 34 पॉइंट लेके आ गए, 34 आउट ऑफ 38 वर NRO रिलेटेड। अच्छा, अब बट apparently they were also acceptable to most of the PTI members, जैसे शेख रशीद साहब ने इसको एंडोर्स किया है पिछले हफ्ते, आई बिलीव हमारे प्रोग्राम, हमारे टीवी के प्रोग्राम में। नहीं, that is arguable because I was also part of that committee, और मैं समझता हूँ कि वो चीजें इन्होंने गलती की है। वो जो कहते हैं ना कि अपने कार्ड्स वक्त से पहले शो कर दिए, और उस पर बहुत सी ऐसी चीजों की डिमांड की जो कभी भी कोई करप्शन के खिलाफ सोच रखने वाली जमात या लोग नहीं कर सकते। जैसे बहुत सी मिसालें हैं, जैसे आपके लोग भी उस पे एग्री कर रहे थे, पहले के केसेस ना चलें। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, देखें, कोई कम से कम लीडरशिप लेवल पे खान साहब तो नहीं कर रहे थे, जो PTI के नजरियाती लोग हैं। यही बात आई है, राना सनाउल्लाह यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ खान साहब नहीं कर रहे थे, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब से उनको कहा जा रहा है, मंसूब किया जा रहा है बयान को, जो कि कुरैशी साहब ऑब्वियसली उसको नेगेट कर चुके हैं। बट चलें, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बुखारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। जी 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 प्लीज। मैं कर्ज करना चाहूंगा अपनी बात को समेटते हुए, क्योंकि उन्होंने बात करनी है। मेरी आदत है कि जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप सामने सामने बैठे होते हैं, कुछ उस मीटिंग की अमानत होती है, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी लीडरशिप इस पे तैयार नहीं थी NRO को देने के लिए, जो भी रिलीफ ये लोग मांग रहे थे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, मैं उस नुक्ते की तरफ आता हूँ। मैं जो ग्रैंड डायलॉग को समझता हूँ वो ये है कि इस बात को हम सब ने फैसला करना है, और मैं समझता हूँ दिल से फैसला कर चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी कर चुकी है कि द वे फॉरवर्ड इज डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। हमने दिल से ये लोग भी मानते हैं कि अगला इलेक्शन 23 में होगा, सिर्फ दे आर शूटिंग इन द डार्क, कि कहीं अगर तुक्का लग जाए। इस वक्त अकल वाली बात ये है, जो लोग इनको मशवरा दे रहे हैं कि इस्तीफा दो, इनके अपनी जमात के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वजह उसकी ये है कि एट द एंड द होल पॉलिटिकल सिस्टम विल बी एट अ लॉस। हम इलेक्शन करा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इनका भी एक नुकसान होगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लेजिटिमेसी कम होती है जब एक अपोजिशन या एन ब्लॉक इस्तीफे देती है। लेकिन अगर इन्होंने देना है तो ये भी बेयकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से पसोपेश नहीं होगा, फिर मंजूर जल्द होंगे। आखिरी बात, अली भाई, आप मुझे जरा बुखारी साहब को लेने दीजिए। बुखारी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हम सब बैठे जी, पार्लियामेंट में आए, हम सब बैठे पार्लियामेंट में आए और कम से कम 25-30 साल की पॉलिसीज मिलके बनाए। चले, इस पे भी आगे आते हैं बुखारी साहब के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेन अफेयर्स। मुझे जरा बुखारी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करने दीजिए। आपकी जो बुखारी साहब ये बताइए, नून लीग तो कह रही है कि जी वो डायलॉग के लिए नहीं जाना चाहते, और यहाँ पे अगेन अगर हम अभी कुछ ही दिनों के इवेंट्स देखें
तो ये नज़र आ रहा है कि आप में और नून लीग में कुछ डिस्कनेक्ट भी है। धरने के हवाले से देख लें, बाई इलेक्शंस के हवाले से देख लें, एक वो आपका डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, पीडीएम में वो डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। आपकी जमात क्या चाहती है? क्या आप जो ये बात की जा रही है, जो पैगाम लेकर आए दुरानी साहब, खा किसी का भी हो, किसी की तरफ से भी हो, ये जो नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है, अब माजी में तो इसको एडवोकेट करते रहे, क्या अब उसके लिए दरवाजे खुले हैं या दरवाजे बंद हो गए हैं? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। प्राइमरीली पहली बात है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो उनका एटीट्यूड है और जो उनका नैरेटिव है और उनका लीडर से लेके उनकी कैबिनेट मेंबर्स जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो आई से नो कि इनके साथ हमारी कोई गुफ्तगू नहीं होगी। क्योंकि ये अपने रवैयों को देखें, ये अपने मौक़िफ़ को देखें, और इनसे किन्होंने एनआरओ मांगा और इनके पास वो कैपेसिटी है एनआरओ देने की, तो ये हाँ हमेशा यही गुफ्तगू करते हैं, एनआरओ नहीं दूंगा, बात करूँगा। एक बात तो पहली बात ये। अब तो दूसरी बात थी कि जी नून लीग का और आपका मौक़िफ़ में कहीं इख्तिलाफ आ जाता है। देखें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, हम सारे कंपोनेंट्स हैं पीडीएम के, और डे वन हमारा डिसीजन यही था कि जो कलेक्टिव डिसीजन होंगे उसके हम पाबंद हैं। इंडिविजुअली हर जमात अपना मौक़िफ़ लेके आ सकती है और उस पर कोई कदगन भी नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं है, अपना मौक़िफ़ लेके आए। लेकिन जो इश्यूज आप उसे नेशनल इश्यूज कहें, चाहे उसे रेजिग्नेशन का इशू कहें, चाहे वो लॉन्ग मार्च का कहें, वो सारी बात जो है कलेक्टिव डिसीजन पे, और जब कलेक्टिव डिसीजन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा तो हर जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाबंद है उसकी, एन भी पाबंद है और बाकी दीगर जमातें भी पाबंद हैं। तो इसलिए अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग बुखारी साहब, अपॉलॉजीज। लेकिन धरने की जहाँ तक बात है, वो शुरू में कहा गया कि वो होगा, अब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं हम माजी में इसको एडवोकेट, हम इसके अगेंस्ट थे, हम किस तरह इसको इंडोर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाई इलेक्शंस की बात हो, बाई इलेक्शंस पे भी आपने अपना ऐलान किया, उन्होंने अपना किया, और उसके बाद ये कहा गया कि मुत्तफ़िक का जो है वो बयान पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आएगा। बेचारे मौलाना साहब तो मेरा ख्याल है आप दोनों की तरफ ही देखते रह गए कि वो ऐलान तो मैंने करना था, तो क्या इसका हुआ? तो वहाँ डिस्कनेक्ट नजर आता है सर। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने जो 20 सितंबर को एक डिक्लेरेशन भी साइन किया और फिर उस डिक्लेरेशन के साथ हमने एक एक्शन प्लान दिया। डू यू फाइंड मेंशन अबाउट बाय इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस? द ओनली थिंग ऑन दैट डिक्लेरेशन या उस एक्शन प्लान में थी कि हम इस मौजूदा हुकूमत से निजात चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सेनेट इलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग और एजिटेशनल पॉलिटिक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट रेजिम इज अ डिफरेंट थिंग। सिमिलरली आप जो बाय इलेक्शंस की बात करती हैं, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के जब भी वैकेंसी अकर हो जाए इन द नेशनल असेंबली और द प्रोविंशियल असेंबली, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बड़े वाज़ेह हैं कि विदिन 60 डेज इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन नहीं करवा सका इन द गिवन पीरियड जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में मौजूद है। तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मूव किया मच अर्लियर कि जनाब आपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को वायलेट किया। रिक्वायरमेंट ये थी कि जब वैकेंसी अकर हो जाए तो विदिन 60 डेज आपको इलेक्शन करवाने हैं। उस पर हमारा ये मौक़िफ़ है। सेकेंडली, हम नहीं चाहते कि हम इलेक्शन को बायकॉट करके हम किसी को वॉक ओवर दे दें और वो पर बुखारी साहब, ये जो चीज़ समझ नहीं आती वो ये है कि एक तरफ बाई इलेक्शन की बात हो रही है उसी निज़ाम के तले, उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है इस्तीफे भी दे देंगे। अब एक तरफ 31 दिसंबर 31 जनवरी इस्तीफ़ों की बात हो रही थी, अब 18 जनवरी को जो है वो बाई इलेक्शन में जाएंगे, तो वो चीज़ें जो है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। अगेन लाइक आई सेड, जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जी जी बुखारी साहब, व्हाई शुड वी गिव अ वॉक ओवर टू आवर अपोनेंट्स? पहली बुनियाद तो ये है। इस इलेक्शन में हम समझते हैं कि आवाम की हमें हमायत भी हासिल होगी, ताईद भी हासिल होगी और ये सीटें हम जीतेंगे। तो जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, स्टेज आई रेजिग्नेशन की, इंक्लूडिंग बाय इलेक्शंस के जो मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और या पीडीएम की दीगर जमातें, हम कलेक्टिवली वो डिसीजन जो आएगा रेजिग्नेशन का उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन हम we don't live in a fool's paradise कि हम वॉक ओवर दे दें अपने ओपोनेंट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे आपकी सारी गुफ्तगू से ना ये समझ आ रही है कि अगर आप बाई इलेक्शन में जाते हैं और आप जीत जाते हैं तो आप ये कहेंगे देखें जी हमारी सपोर्ट थी, हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई है।
अगर आप हार जाते हैं तो आप कहेंगे फिर भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है, क्योंकि ये निज़ाम इस तरह का था और ये निज़ाम हमारे अगेंस्ट जा रहा था। अगेन दिस इज एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है सर, आपने जब अगर लगा दिया, इफ लगा दिया, वी आर कॉन्फिडेंट कि जनाब आवाम की हमायत अपोजिशन की जमातों के साथ है, और ये इलेक्शन हम में हो चाहे वो सिंध में हो, वो सीटें जो हमारी ऑलरेडी हमारे एमपीएस की डेथ की वजह से वो वैकेंसी आई, हम समझते हैं कि हमारा वहाँ पे वोट बैंक है और हम सक्सेस करेंगे। बुखार साहब, वेरी सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। एक ब्रेक का मुझे जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात होगी कि जो सिस्टम में तब्दीलियों की बात होती है ये पहले कितनी दफ़ा हो चुकी है और इससे क्या हासिल होगा और कैसे मतलूबा नताइज हासिल होंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक साहब की तरफ जाऊंगी। मलिक साहब, अब चले एक चीज़ अगर हम बात करें, जैसे आपने भी कहा कि एक कोई फ्रेमवर्क डिसाइड होना चाहिए, दुरानी साहब यही बात कर रहे हैं। आप जब आम आदमी से बात करते हैं तो उनसे आप पूछें, चाहे वो ये कहते हैं जी इस मुल्क में CODs भी हुए हैं, इस मुल्क में NROs भी हुए हैं, लेकिन ये दोनों पार्टीज़ या तमाम पार्टीज़ फॉर दैट मैटर बात करती हैं कि जी हमने इदारों को बदलना है, हमने सिस्टम को बदलना है, लेकिन इनको जब भी टाइम मिला है तो इन्होंने उसी फरसूदा निज़ाम को जो है वो सपोर्ट किया है, उन्हीं पॉलिसीज़ को जो है वो सपोर्ट किया है, क्योंकि वो पॉलिसीज़ मुखालफों की, जो आपकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट काम आती हैं और आपको ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। तो वो ये कहते हैं जी हम क्यों ट्रस्ट करें कि ये इस दफ़ा सीरियस हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी फ़र्क किस बात का है कि जैसे मैंने जब आपने पिछले अपने प्रोग्राम के हिस्से में मुझे बात करने का मौका दिया तो मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो ये डायलॉग की बात है उसमें कोई इस हुकूमत के खात्मे की और उसकी जगह पर किसी हुकूमत के क़याम की डायलॉग की बात नहीं है। अगर ये डायलॉग है तो किस चीज़ पर है? वो इस चीज़ पर है कि पार्लियामेंट का किरदार क्या होगा, वो कितनी फाल होगी। इसमें ये बहस हो सकती है कि कहाँ पर जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर ओवरस्टेप कर जाती है। मलिक साहब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, इसी से जुड़ा, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी टू इंटरजेक्ट। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से कैसे मुख्तलिफ होगा? उस चार्टर में सारी चीज़ें जो है इनका तयन किया गया, फिर मियाँ साहब काला कोट पहन के गए, फिर जरदारी साहब ने 2017 के सेनेट के इलेक्शंस में एक किरदार अदा किया। सो वो मैं जानना चाह रही हूँ। अच्छा देखिए, मैं तो यही इसको समझने की बुनियादी बात है कि वो जो इस वक्त हम इस पर्सन स्पेसिफिक बात से आगे जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रैंड डायलॉग है उसमें अगर कोई बात हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि फौज का सियासी किरदार है तो वो रुके, अदालत में सियासत है तो वो रुके, पार्लियामेंट की जो अगर पार्लियामेंट नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है तो इस चीज को तस्लीम किया जाए जी। और जिसका जगराफियाई सरहद की हिफाजत करना काम है उसको करें। दिस इज बियॉन्ड पर्सन स्पेसिफिकेशन कि आप मुझ पर इल्जाम लगाएं। हम तो कह रहे हैं कि इस डायलॉग का हिस्सा होगा कि जिसकी जो गलतियां वो तस्लीम करे। लेट्स होप कि वाकई ये इस तरह हो, क्योंकि COD में भी यही चीजें थी, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो चीजें मुख्तलिफ हो जाती है। मैं अली भाई को भी डॉक्टर साहब माजरत के साथ आपकी वक्त की किल्लत का अंदाजा जी। देखिए, मैंने जो आपसे बात की ना, एक तो अगर मैं इसको अपनी जात के गिर्द घुमाऊं तो फिर तो ये मामला जो है वो बड़ा मायोपिक हो जाएगा। ये फिर इसकी तशरीह करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब मैं एक बात कर रहा हूँ कि 70 साल में आपने डिलीवर क्या किया है, क्या 22 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है? मलिक साहब, मैं आपकी बात से 150% अग्री करती हूँ, मैं किन्हीं 100% नहीं, उससे ज़्यादा अग्री करती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब भी मुख्तलिफ पार्टीज़ को, चाहे आप हो, पीपल्स पार्टी हो, आप लोगों को जब मौका मिला है तो ये चीज़ें आप इसी चीज़ पे वापस आए थे। COD आपने इसी पे साइन किया था। मैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं बात कर रही, पर उस तरह वो डिलीवरी नहीं होती बिकॉज निज़ाम सूट करता है। मैं ज़रा अली भाई से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अली भाई, जिस निज़ाम की हम खराबियों की बात कर रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ, जो माजी में हुकूमतें करती रहीं, अपने अपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करती रहीं,
आप भी उससे आज मुख्तलिफ नहीं कर रहे हैं, आप भी उसी तरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इदारों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे या ऑपोजिशन नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बात कर रही है। तो आप इसको आप क्या समझते हैं? बहुत सी चीज़ें जो इस पर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है अगर संजीदा माहौल हो। सबसे पहले तो मैं किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हक में नहीं हूँ। कोई आउट ऑफ पार्लियामेंट डिस्कशन के भी मैं हक में नहीं हूँ। कोई हमारी आपस की ना कोई लड़ाई है जाती, ना कोई हमने इनकी जमीन दबाई है और ना इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, खुदा ना खास्ता। पार्लियामेंट है, आइन है, मुल्क चलाना है, आइन के मुताबिक चलाएं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली तो ये है कि अगर इस तरह से अपोजिशन करती रही या पाकिस्तान का जमहूरी सेटअप इस तरह चलता रहा, अगर यही होता रहा और बुनियादी तब्दीलियां ना हुई और बेसिक रिफॉर्म्स ना आए, तो 10 से 15 साल के बाद शायद ये सिस्टम जो पहले ही आधा गल सड़ चुका है, ये जो मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम है, शायद अवाम ही उसको उखेड़ के बाहर फेंक दे। क्योंकि अगर किसी दवाई से आपको सेहत नहीं मिलती तो आपकी दवाई से कमिटमेंट नहीं है, आपकी सेहत से कमिटमेंट। वी वांट रिलीफ, पीपल वांट रिलीफ। अब उसके लिए देखें, दो चीजें, जो एक होता है सामने नजर आता है और एक होता है बैन सतूर या बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड, पीछे। आप गुफ्तगू फरमा रही हैं, आपका अच्छा चैनल है, प्रोग्राम आप कर रही हैं, आप सामने बैठी हैं, लेकिन आपके साथ आपके कैमरा मैन, आपका प्रोड्यूसर, आपका स्टाफ सारा ना हो, ये नहीं चल सकता प्रोग्राम। ठीक है। जो सामने नजर आता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया, जो सदारती निज़ाम में भी चलती है, डिक्टेटरशिप में भी वो एग्जीक्यूटिव होती है, और पार्लिमानी जमहूरियत में भी जो हमारा सिस्टम है और जिसकी हमने कमिटमेंट की है, जिसकी हमने ओथ ली है, मैंने भी, मलिक साहब ने भी। अब मसला ये है कि मैच के दिन शाहिद खान अफरीदी की सेंचुरी तो 37 बॉल की सबको याद है, लेकिन उससे पहले जो हार्डवर्क होता है वो नहीं याद होता। वो हार्डवर्क जो है वो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, जो नेट प्रैक्टिस है, जो होमवर्क है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में पार्लियामेंट और स्टैंडिंग कमेटीज का काम। यहाँ पे एक नुक्ता ये भी मैं आपको कह दूं कि जो चीजों पे ब्रॉड फ्रेमवर्क में गुफ्तगू की बात है कि भाई एक पॉलिसी मेकिंग हो, एक ऐसा चार्टर हम बनाएं, इकोनॉमी पे, फॉरेन अफेयर्स पे, एग्रीकल्चर पे। हमारा मुल्क प्रिडोमिनेटली एग्रीकल्चर है, मैं खुद एक जमींदार आदमी हूँ छोटा सा, और उसके साथ साथ जो है आपके मुल्क की एजुकेशन सिस्टम क्या होनी है और आपके मुल्क में इदाराजाती रिफॉर्म क्या होना है, उसके लिए कम से कम 25 से 30 साल का एक चार्टर हम सब बनाएं। और हमने 2-3 दफा ट्राई भी की थी कौमी असम्बली में, फिर वो आपस की लड़ाइयों की वजह से वो ना चल सका। लेकिन अगर हम चाहते हैं ताकि कम से कम 15-20 नुकात मेन आ जाएं, उसके बाद हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन ब्रॉड फ्रेमवर्क से वो आगे नहीं जा सकती। अब यहाँ पे सबको एहसास होना चाहिए कि हमारी, आई होप कि इनको होगा कि हमारी जमात की कोर आइडियोलॉजी, जिस पे हमारी जमात का सुतून खड़ा है, वो अकाउंटेबिलिटी है। उससे तो हम नहीं पीछे हट सकते, उस पे तो कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग नहीं हो सकता। बाकी कोई भी चीज है, लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट जिस तरह बातें कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आउटगोइंग चीफ जस्टिस बात करके गए कि नैब किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, आपके इत्तेहादी उस पे बात कर रहे हैं। मतलब इस पे आप नहीं समझते कि यहाँ पे कुछ इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि एहतसाब वन साइडेड हो रहा है इसमें? अगेन वही फरसूदा निज़ाम आप यूज कर रहे हैं कि आज आपको सूट कर रहा है वो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें, मौजूद अदालतों के बारे में बात करते हुए मैं तो हमेशा मोहतात रहता हूँ, रहना भी चाहिए। मैं खुद एक वकील हूँ, तो मुझे उसका एहसास है कि इसके रिपरकशंस क्या हैं। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पॉलिसी मेकिंग हुकूमत वक्त का और पार्लियामान का और अपोजिशन का एक काम होती है, और साथ साथ अदलिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे दीन में बहुत से लोगों को नहीं पता, हम पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बड़ी बात करते हैं, हमने मुस्तार लिया है वेस्ट से। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो काजी अल सुल्तान का है। काजी क़ुज़ात जब होता है, उसके सामने खलीफा वक्त भी खड़ा होता है, तो उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो अपने पैराफ्रेनेलिया में। ठीक, आई एम सॉरी अली भाई, मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ेगा, हमारा सेगमेंट का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। लेट्स होप दैट इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द पार्टी प्लेटफॉर्म एज वेल, इंडिविजुअल पार्टी प्लेटफॉर्म से भी आए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब होंगे और बात होगी EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई है भारत के हवाले से। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान पर आए रोज़ जो है वो फेक न्यूज़ की अलगार जो है वो चल रही होती है। इसका सिलसिला जो है वो जारी है। EU डिसइंफो लैब ने चंद रोज़ पहले बड़ी तफसील से भारत की जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है उसका खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया 10 जाली NGO, 750 से ज़ायद जाली मीडिया फोरम्स के जरिए 116 ममालिक में 550 से ज़ायद वेबसाइट्स की मदद से पाकिस्तान को बदनाम करने की 15 साल से मुनज़्ज़म कोशिश, ऑपरेशन भारत की तरफ से जो है वो जारी है। एक तरफ ये हक़ाइक़ हैं तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए जो भारत के नेटवर्क्स की सरगर्मियां हैं उनकी तफसील पाकिस्तान में एक डॉसियर की सूरत में जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखी है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि मुल्क के अंदर बैठे कुछ लोग जो हैं वो रियासती इदारों को तनकीद करने से जो है वो उनके खिलाफ तनकीद करने से बाज नहीं आते। इस पर बात करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लैरिफाई किया है कि जी ना तो हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ना ही हमारा जो है साउथ एशिया पे हम कोई काम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इतनी डिसइंफॉर्मेशन, इतना प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से देखा तो हमने कहा हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो फ्री बलोचिस्तान के पोस्टर्स जनीवा में लगे थे वो भी इन्होंने लगाए थे। इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम उन्होंने दिया है इसको। प्रोटेस्ट जनीवा और ब्रसल्स में हुए वो भी इन्होंने कराए। EU पार्लियामेंट में इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें फ्रेंड्स ऑफ GB, बलोच फोरम, साउथ एशियन पीस फोरम है। अब ये बताइए कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ये उसकी एक इकास है, इसको किस तरह हम इससे डील करें? देखिए, बात यह है कि 5th जनरेशन वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपने दुश्मन के लोगों का उनकी मेजॉरिटी का ज़हन जो है वो काबू करना चाहते हैं, उसमें अपना नैरेटिव डालना चाहते हैं और वो इस हद तक नैरेटिव अंदर एम्बेड हो जाता है ज़हनों में कि फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। वो इंडिविजुअल फिर उस माइंडसेट की वजह से आगे खुद बाकी काम करते रहते हैं। सो ये वो चीज है जिसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि ये, और इसमें 2 पहलू है। एक तो ये कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें आवाम में और ताकि उनको ये सारा कुछ जो है बताया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो एलिगेशन लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे साइबर क्राइम में शामिल और यहाँ पे मौजूद है। अगर एक शख्स कहता है कि फलां जुर्म ISI ने किया है, फलां को अगवा ISI ने किया है, फिर उसके पास वो सबूत होना चाहिए। ये हमारी जरूरत है कि FIA उनको पकड़े, ला के ये कहे कि जनाब आप सबूत दे दें। अगर सबूत आप देते हैं तो हम ISI को कटहरे में ले जाते हैं, अगर आप सबूत नहीं देते तो आपको डालते हैं जेल। जनरल साहब, कथा करामे की माफी इसकी हमें करनी चाहिए। लेटेस्ट इसका एग्जांपल जो है वो करीमा बलोच की जो है वो उसकी डेथ है, उसका सिलसिला है। अब ये जो क्रॉनिकल्स हैं और ये जो EU इन्होंने जो डिसइंफो लैब ने जो पूरी रिपोर्ट शाया की है, 89 पेजेस की रिपोर्ट है, उसमें पेज 24 पे कैटेगोरिकली करीमा बलोच का नाम मौजूद है। रिपोर्ट आती है ये 9 दिसंबर को, करीमा की जो डेथ की खबर आती है वो उसकी कोई 10 दिन बाद आ जाती है। अब कनेडियन अथॉरिटीज़ कह रही हैं इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे लोग फिर भी रियासती इदारों को जो है वो उसमें कह रहे हैं कि उनकी वो इसमें मुलव्वस है। इस पे आप क्या कहते हैं, किस तरह इसको कैसे काउंटर करें? यहाँ पे जो कहते हैं, यहाँ जब वो कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इंडियन जबान बोलते हैं। ये यूजुअली PMLN से उनका ताल्लुक है, मैं छुपाना नहीं चाहता। ये खबीस तरीन लोग हैं, इसका और कोई शुबा नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर किसी ने उनको मारना होता तो वो उस वक्त मारते जब वो एक एक्टिव एजेंट के तौर पे भारत के लिए काम कर रही थी। एजेंट की वक़्त खत्म हो जाती है जब वो उसका कवर खत्म हो जाता है, जब वो कवर टूट जाता है, दुनिया को सबको पता लग जाता है, तो फिर तो वो खुद अपनी हिफाजत के लिए भागा फिर रहा होता है एजेंट, क्योंकि उसको पता लगता है कि भाई मेरी तो सारा भेद खुल गया। अब उसमें चीज है कि वो एक इंतहाई महंगे इलाके में रहती थी जहां 3 से 4 हजार पाउंड उसका किराया था और उस काम वो कुछ नहीं करती थी। लाजमी बात है कि अब वो भेद खुल जाने की वजह से कारआमद नहीं थी और इंडिया को ये डर था कि अगर ये यूनाइटेड नेशन, क्योंकि उससे इन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में उससे तकरीर भी करवाई थी, उससे एविडेंस करवाया था। अब अगर ये भेद खुलता है और यूनाइटेड नेशन इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले तो गवाह ये है लोग। इन्होंने कहना था कि जनाब हमें भारत में लाके खड़ा किया, लिहाजा इनका मारना सिर्फ इसका नहीं बल्कि बलोच जितने भी वो खवातीन गई हुई हैं, 2, 4, 5 हैं, वो उन सब की जाने खतरे में है। क्योंकि अगर आज यूनाइटेड नेशन उसकी या यूरोपियन यूनियन इंक्वायरी शुरू करते, क्योंकि उनको बेवकूफ बनाया गया, उन अदारों को सबसे पहले तो उनकी क्रेडिबिलिटी बर्बाद की गई, तो वो लाजमन इंक्वायरी करेंगे और भारत का मुंह काला होगा। लिहाजा इस चीज से बचने के लिए वो एविडेंस को खत्म करेंगे।
और ये लोगों को इनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, पाकिस्तान को चाहिए इनको तहफ़्फ़ुज़ दे। जनरल साहब आई एम सॉरी, मुझे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।